नाज़रीन, इजरायली मीडिया ने कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ जो जंग है वो ओनली मैटर ऑफ टाइम है, यानी इसमें यह डिस्कशन नहीं है कि ये जंग होगी या नहीं होगी, डिस्कशन सिर्फ इतनी है कि ये कब होगी। इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम, जहां पर सूरत हाल जब चली गई है। दूसरी तरफ ईरान जो है, ईरान इज गिविंग इजराइल द टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। इजराइल को सही अंदाज में ईरान जो है वो मजा चखा रहा है। और फॉर डेकेड्स नाज़रीन जो इजराइल है, मुसाद है, उसने रीजन में और फिर रीजन से बाहर भी बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशन जो वो किए हैं। ईरान के खिलाफ डेकेड्स ऑफ हिस्ट्री है असैसिनेशंस की और जो है वो बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशंस करने की। तो अब नाज़रीन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईरान के जो जासूस हैं वो इजराइल के अंदर घुस गए हैं। ये बहुत बड़ी आप समझ लें कि एक ऐसा गेम चेंजर स्टेप है जो ईरान ने हासिल किया। ईरान बिकम्स द फर्स्ट कंट्री एवर जो इजराइल के अंदर जब वो पेनिट्रेट कर गया है, और ईरान ने इजराइल का एक और घमंड और एक और मिथ तोड़ दी है। और वो मिथ यह है कि इजराइल को पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। इजराइल हर मुल्क में घुस सकता है लेकिन इजराइल के अंदर कोई नहीं घुस सकता है। तो इससे पहले आप देखिए, ईरान ने जो इजराइल के एयर डिफेंस का मिथ था उसको भी तोड़ा कि इजराइल का जो एयर डिफेंस है उसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। तो ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करके उस मिथ को तोड़ा। और अब क्या हो रहा है कि ईरान जो है जो इजराइल की इंटेलिजेंस जो ताकत है उसको चैलेंज कर रहा है। इजराइल के अंदर आप घुसकर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं, आप इजराइल के अंदर जब वो एजेंट्स हायर नहीं कर सकते हैं, जैसे इजराइल ईरान में बाकी मुल्कों में एजेंट्स हायर करता है वैसे आप इजराइल के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो पहला मुल्क ईरान बन गया है जिसने कामयाबी के साथ ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जिससे मुसाद और शिनबत ये हिल गए हैं, बाकायदा हिल गए हैं कि ऐसे ऑपरेशंस कैसे हो सकते हैं। उनकी एयर बेसिस के ऊपर एजेंट्स जो है वो घुसे हुए हैं और वहां से सेंसिटिव डाटा जो है वो ईरान तक पहुंच रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो इस वक्त ईरान को हासिल है। और बिल्कुल यानी मुसाद शिनबत कर रहे थे और जवाब में कोई कुछ नहीं कर रहा था, तो ईरान ने यह भी कर लिया है। तो जब अरब वर्ल्ड ये सोच रही है कि उसने क्या करना है और जब फलस्तीनियों के ऊपर इजराइल मजालिम ढाता चला जा रहा है और अरब वर्ल्ड ये सोच रही है कि भाई अच्छा इजराइल इतना ताकतवर है तो हम क्या करें, अच्छा मतलब एक खामोशी है, तो उस दौरान ईरान ये कर रहा है। और टर्की भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है और इस वक्त टर्की के साथ अगर इजराइल की जंग होती है आने वाले टाइम में तो टर्की के पास भी वो कैपेबिलिटी है इंटेलिजेंस के हवाले से, एयर डिफेंस के हवाले से, मिसाइल के हवाले से, जमीनी फौज के हवाले से कि वो इजराइल को बहुत बड़ा मजा जो है वो चखा सकते हैं। तो अरब वर्ल्ड को सोचना है कि वो इस वक्त जब वो क्या करेंगे। दूसरी तरफ सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से बड़ी अजब सूरत हाल जो पैदा हो गई है। अगले कुछ घंटों में वोट होने जा रहा है लेकिन बहुत ही अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है। वो इस तरह से कि फलस्तीनी तंजीमों ने, फलस्तीनी लीडरशिप ने इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि ये एक न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म है। और अल्जेरिया जिसका बहुत इंपॉर्टेंट तरीन रोल रहा है इस सारे 2 साल के अरसे में, और अल्जेरिया ने मतलब मेजॉरिटी जो सीज फायर की रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में लाई गई वो अल्जेरिया की जानिब से लाई गई थी। और द टाइम्स ने अल्जेरिया के जो डिप्लोमेट हैं उनको डिप्लोमेट ऑफ द ईयर भी करार दिया। और अल्जेरिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, अभी रशिया जो है वो उनको Su-57 जेट्स भी दे रहा है। और अल्जेरिया फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी है और उन्होंने भी इससे लड़कर आजादी हासिल की थी। तो बहुत बड़े वो सपोर्टर हैं फलस्तीन के और सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन में उनका बहुत इंपॉर्टेंट तरीन रोल है। तो फलस्तीनी लीडरशिप ने अल्जेरिया को कहा है कि वो इसको रिजेक्ट कर दे। और अल्जेरिया की इसके साथ ये स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये सिग्नल दिया है कि हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी 2 दिन कबल जो है OIC कंट्रीज, अरब कंट्रीज और अमेरिका, इन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की और OIC कंट्रीज और अरब कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, कहा कि यह रेजोल्यूशन ठीक है। और यहां पर फलस्तीन उसको रिजेक्ट कर रहा है और साथ अल्जेरिया जिसका मैंने रोल आपको बताया वो भी सिग्नल कर रहा है कि हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यानी फिर क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसा नया बिट्रेल है जो फलस्तीनियों के ऊपर इंपोज किया जा रहा है। और उसमें ज्यादा ट्रिकी सूरत हाल यह है कि ये कंट्रीज यानी अरब और OIC कंट्रीज इसको सपोर्ट कर रहे हैं और फलस्तीनी रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी ट्रिकी सूरत हाल होगी, अगले घंटों में देखते हैं कि क्या होगा। और फलस्तीन ने कहा है कि यह हमारे ऊपर एक न्यू कॉलोनियलिज्म है जो इंपोज करने की जो कोशिश की जा रही है। उधर वेनेजुएला के हवाले से बहुत बड़ी डिफीट का सामना अमेरिका को करना पड़ रहा है।
और डिफीट इस सेंस में कि अमेरिका के अंदर बड़े मुजाहरे शुरू हो गए। पहला बड़ा मुजाहरा अमेरिका में हुआ है। कल प्रेसिडेंट मडोरो जो हैं उन्होंने अमेरिका के जो लोग हैं उनको कहा कि वो इस जंग के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो आज पहला बड़ा मुजाहरा वहां वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के करीब जब हुआ है और उसमें इस वॉर को रिजेक्ट किया गया है। तो ये एक बहुत ही गैर मामूली चीज है। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी एक जंग शुरू नहीं हुई, उस जंग से पहले ही मुजाहरे शुरू हो गए उसके खिलाफ। तो ये इस बात का सबूत है कि अगर ट्रंप साहब जो है वो एक जंग की तरफ जाते हैं वेनेजुएला के साथ, तो उसमें उनके लिए कोई कामयाबी नहीं है। पहले ही उनके लोग जब वो खड़े हो गए हैं। और साउथ अमेरिका का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री एक्वाडोर में बड़ा धचका अमेरिका को लगा है। एक्वाडोर के अंदर रेफरेंडम करवाया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो ये चाहते हैं कि 2 मिलिट्री बेसेस अमेरिका के हवाले की जाएं। तो एक नेशनल रेफरेंडम जब वहां पर करवाया गया, एक्वाडोर के लोगों ने मेजॉरिटी के साथ जो है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम कोई अमेरिकन बेसेस अपनी सॉइल पर नहीं चाहते। तो अमेरिका को वहां पर भी बड़ा धचका लगा है और वेनेजुएला के हवाले से भी जो बड़ा धचका लगा है। तो रीजन वहां पर मुतहद है, खुद अमेरिका के लोग ये जंग नहीं चाहते हैं, रशिया, चाइना, ये वेनेजुएला और बाकी रीजन के साथ खड़े हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स के साथ अगर ट्रंप जाते हैं, ये जंग तो अमेरिका इंपोज कर सकता है और बहुत बड़ी तबाही भी वेनेजुएला के अंदर ला सकता है। लेकिन उसके बाद क्या, ठीक है ना? तो इतने बड़े फैक्टर्स के खिलाफ अगर ट्रंप साहब जाते हैं तो फिर जीत तो उनके लिए नहीं है, ठीक है ना? और जो उनके मतलूबा मकासद हैं, जैसे वो ईरान के खिलाफ पूरे नहीं हुए, तो यहां भी पूरे नहीं होंगे। अच्छा, सबसे पहले इजरायली मीडिया की जो हेडलाइन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और इजरायली मिलिट्री सोर्सेज को कोट करते हुए इजरायली मीडिया लिख रहा है कि एक न्यू राउंड ऑफ फाइटिंग विद हिजबुल्लाह इज ओनली मैटर ऑफ टाइम। ये सिर्फ टाइम का मामला है, आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ। इसमें यह डिबेट नहीं है कि होगी या नहीं होगी। वैसे एक तरह से देखें तो ये जंग खत्म कब हुई है? इजराइल की तरफ से तो कभी भी नहीं हुई, तो हमले तो जारी हैं। तो एक फुल स्केल जंग ओनली मैटर ऑफ टाइम। देखिए, बात यह है कि जो रेजिस्टेंस का सर्वाइवल है, रेजिस्टेंस मौजूद है ना, हिजबुल्लाह, हमास, सारी तंजीमें मौजूद है। तो रेजिस्टेंस का सर्वाइवल इजराइल अपने लिए शिकस्त समझता है। इसलिए आप देखें अभी तक जंग रुकी नहीं है। क्यों? वो क्लेम कुछ भी करते रहे, असल बात उनको भी पता है कि उन्होंने रेजिस्टेंस के खिलाफ एक फुल स्केल जंग लॉन्च की है अक्टूबर 7 से। तो अगर इस जंग का खात्मा हो जाता है और रेजिस्टेंस अपनी जगह पर मौजूद रहती है, तो सबके सामने हकीकत आ जाएगी कि इजराइल इसमें बहुत बुरे तरीके से हार गया है। तो इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू से यह जंग उस दिन खत्म होगी जिस दिन रेजिस्टेंस का खात्मा होगा। और वैसे भी आप देखिए, मिसाल के तौर पर इजरायली आप कैसे सोच रहे होंगे कि अगले 20 साल के बाद रीजन का नक्शा क्या है। जैसे इस सदी के शुरू में रीजन किस शक्ल में मौजूद था, आज तो उस शक्ल में नहीं है। इस सदी के शुरू का रीजन कैसा था? सद्दाम हुसैन मौजूद हैं, बशारुल असद मौजूद हैं, मुअम्मर कज़ाफी जो है वो मौजूद हैं, और यहां से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो फलस्तीन के लिए है, ठीक है ना? आज का रीजन तो वैसा नहीं है। तो आज से 10 साल बाद का रीजन क्या है इजरायली? तो ये नक्शा बना के बैठे होंगे ना, जिसमें वो देख रहे होंगे कि यहां पर मौजूदा ईरान नहीं है, यानी इस आइडियोलॉजी के साथ ईरान मौजूद नहीं है, बल्कि उनकी कठपुतली हुकूमत वहां पर है। हमास मौजूद नहीं है, अंसारुल्लाह मौजूद नहीं है, हिजबुल्लाह मौजूद नहीं है, सीरिया, लेबनान के साथ नॉर्मलाइजेशन हो गई है, सऊदी अरेबिया के साथ नॉर्मलाइजेशन उनके प्लान का हिस्सा है। तो वो तो इस तरह से चीजों को देख रहे होंगे। तो इसलिए हिजबुल्लाह की जंग जो है वो ना खत्म हुई है, और एक फुल स्केल जंग जो है वो हम भी कई महीनों से यही बात कर रहे हैं कि वो आज हुई, कल हुई, उसमें क्या फर्क पड़ता है कि 2 महीने बाद हुई या 2 महीने पहले हुई, वो होनी है। क्योंकि हिजबुल्लाह का सर्वाइवल वो इजराइल के लिए शिकस्त। अब हिजबुल्लाह को खत्म कैसे करेगा इजराइल, ये बहरहाल वक्त बताएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इससे पहले इजराइल को मुकम्मल तरीके से जब शिकस्त दी है। अच्छा, अब उधर जो सिक्योरिटी काउंसिल की सूरत हाल है वो इस तरह से है कि फलस्तीनी जो फैक्शंस हैं, यानी तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमास, बाकी सब, उनकी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं। पैलेस्टीनियन कोalition रिजेक्ट्स यूएस कॉलोनियल प्लान फॉर गाजा। वो रेजोल्यूशन जिस पर अभी कुछ देर में वोट होने जा रहा है, जिसके मुकाबले में रशिया, चाइना एक अलग करारदाद लेकर आ चुके हैं। तो अमेरिका की इस रेजोल्यूशन को फलस्तीनी एक न्यू कॉलोनियल प्रोजेक्ट जब वो करार दे रहे हैं। जब वो एक अंदाज में गजा पर कब्जा करने में फेल हो गए हैं, तो अब वो दूसरे अंदाज से करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी गैर मुल्की जो इंटरवेंशन है इसको हम कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा
कि हम अल्जीरिया की तरफ जब देख रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यानी वो किसी बड़े अरब कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी और, वो अल्जीरिया की बात कर रहे हैं कि अल्जीरिया जो है वो इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करे और ये जो इंटरनेशनल फोर्सेस और आगे पीछे ये जो एक नया प्रोजेक्ट है इसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया जाए। और हमें अल्जीरिया के ऊपर यकीन है कि वो स्टैंड करेगा अगेंस्ट यूएस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, बिकॉज ये हमारे साथ बहुत बड़ा इंजस्टिस होगा और जो फलस्तीनी कॉज है उसको ये नुकसान पहुंचाएगी ये रेजोल्यूशन। वी कंसिडर के अल्जीरिया का जो स्टांस है वो हमारे लोगों की जो उमंगे हैं उसके ऊपर पूरा उतरेगा और न्यू इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप ओवर गाजा, यानी एक इंटरनेशनल कवर देकर गाजा पर कब्जे का प्लान जो वो नाकाम बना दिया जाएगा। सो अ न्यू प्रोजेक्ट दैट सीक्स टू इंपोज अ न्यू ऑक्यूपेशन, एक नई ऑक्यूपेशन, नए तर्ज की ऑक्यूपेशन अंडर इंटरनेशनल कवर। इंटरनेशनल कवर में एक और अंदाज की ऑक्यूपेशन जो है वो इसको हम रिजेक्ट करते हैं और अल्जीरिया जो है उम्मीद हमारे साथ खड़ा होगा। अब मसला यह है कि उधर बाकी जो मुल्क हैं यानी सऊदी अरब, इजिप्ट, कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया, टर्की, ये तो सब एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं 2 रोज कबल और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है। तो ये अब क्या होगा, अगर ये पास हो जाती है तो फिर क्या होगा, ठीक है, और अगर रिजेक्ट हो जाती है तो फिर तो ये एक बड़ी अजीब सी, यानी क्या ऐसा बिट्रेल है जो इस वक्त किया जा रहा है फलस्तीनियों के साथ, जो इसको वो कॉलोनियल प्रोजेक्ट कह रहे हैं। अच्छा, इजराइल इसमें से किसी भी सूरत हाल से खुश नहीं है, वो इस ट्रंप की रेजोल्यूशन से भी खुश नहीं है क्योंकि उसमें फलस्तीनी रियासत का जिक्र शामिल है। तो इजराइल पुशेस यूएस टू क्लोज डोर ऑन पैलेस्टीनियन स्टेटहुड बिफोर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वोट। वो कह रहे हैं कि इसको बिल्कुल जब वो फलस्तीन का जो नाम है वो इसमें से खत्म किया जाए, तो वो इससे भी खुश नहीं है। बहरहाल अब ये देखते हैं अगले घंटों में जब क्या होगा, लेकिन कुछ और नया बिट्रेल है जो फलस्तीनियों के साथ किया जा रहा है। उधर जनाब अली ईरान को बहुत बड़ी कामयाबी हुई है और उसने इजराइल का घमंड तोड़ा है और इजराइल की ये जो इंटेलिजेंस की ताकत है उसको रेजा रेजा कर दिया। बहुत बड़ी चोट जो है वो उसको लगाई है, बहुत बड़ी कारी जरब जो है वो उसको लगाई है। ईरानी जासूस जो है वो घुस गए और ऐसा नहीं कि ईरान ने जासूस भेजे हैं, जैसे इजराइल है कि वो ईरान के नेशनल जो है उनको करता है। और देखें जो ईरान में इंटेलिजेंस कार्रवाइयां होती हैं उसमें वेस्ट का बहुत बड़ा किरदार है। वैसे तो लोग बात करते हैं ईरान क्या इतना कमजोर है, इजराइल जो चाहे कर लेता है। भाई आप देखें ईरान लड़ किससे रहा है, वहां से पूरे वेस्टर्न नेशनल्स आ रहे हैं और वो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई इजरायली नेशनल आ रहा है और वो आकर ये कर रहा है। ओ भाई कोई किसी मुल्क से आ रहा है, कोई बर्तानिया से आ रहा है, कोई फ्रांस से आ रहा है, कोई जर्मनी से आ रहा है, पूरे वेस्ट से आ रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से तो पता चलता है कि नहीं वो तो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। तो आप इसलिए ईरान तो बहुत बड़ी वो जंग लड़ रहा है। अब पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऐसा हो रहा है कि ईरान ने जो इजरायली नेशनल्स हैं उनको अपने लिए हायर किया। ये इजराइल में नामुमकिन बात समझी जाती है, कोई आज तक ये कामयाबी हासिल नहीं कर सका कि इजरायली नेशनल्स को हायर किया जाए। तो पहली बार ईरान ने यह कर दिया और भरपूर तरीके से उनके घमंड को तोड़ा है। और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी ये कह रही है कि वी आर शॉक्ड, हम सकते में हैं कि हम हिल गए हैं कि ये हुआ कैसे है। अब जैसे कि आज जो खबर आई है, बाकायदा चार्जेस लगाए गए हैं और उसका ट्रायल शुरू हो गया है, यानी ये साबित हो गया कि वो ईरान के साथ उसने डाटा शेयर कर दिया है। इजरायली मैन इंडाक्टेड ओवर शेयरिंग इंटेलिजेंस विद ईरान, साबित हो गई ये बात। सो इंटेलिजेंस शेयरिंग उसने की है, मिलिट्री जो सीक्रेट्स हैं वो ईरान को दिए हैं इन अ केस दैट शुक द शिनबेत, यानी एक ऐसा वाकया जिसने शिनबेत को हिला के रख दिया। तो ये एक रिजर्विस्ट था जो कि इजराइल की जो एयरफोर्स बेस है, देखिए कितनी सेंसिटिव एयरफोर्स बेस के ऊपर ये तैनात था और इसने जो सेंसिटिव डाटा है वो ईरान को शेयर किया, जिसमें फोटोग्राफ्स हैं और जिसमें लोकेशन है और मिलिट्री साइट्स के हवाले से डाटा है। और अगली बात सुनिए, 1 साल से वो ये डाटा शेयर कर रहा है ईरान से। तो आप देखें जो ईरान की पर्सियन है उसमें जाहिर है कि इस इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ है जो उन्होंने ये सारा डाटा जब हासिल किया है। तो इसको फाइनेंशियल कंपनसेशन हासिल हुई और डिजिटल ट्रांसफर इसको होता रहा फॉर एक्सचेंज ऑफ कॉपरेशन, यानी पैसे वहां से ईरान से इसको आते रहे। तो ये बहुत बड़ा इन्फिल्ट्रेशन है जिसने एक्सपोज कर दिया है कि इजराइल जो है वो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के हवाले से कितना ज्यादा वल्नरेबल है, यानी नाकाबिले तस्खीर नहीं है, काबिले तस्खीर है रिगार्डिंग इंटेलिजेंस ऑपरेशंस।
ये पहली बार इजरायली इस हवाले से एक्सपोज हुआ है। डिस्पाइट वेस्ट की जो एक्सटेंसिव सपोर्ट है, वेस्ट की, पूरा वेस्ट खड़ा है ना साथ, भाई CIA भी है, MI6 भी है, बाकी भी हैं, तो पूरा कवर है। तो वेस्ट की एक्सटेंसिव सपोर्ट के बावजूद इजराइल अब इस हवाले से भी एक्सपोज हो गया है। इजरायली इन्वेस्टिगेटर जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ये शख्स है इसके पास 18 सिम कार्ड्स थे और डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स थे, और इस तरह से वो जो राब्ते में था। और अब ऐसे बहुत सारे वाकयात सामने आ रहे हैं, रिपीटेड ब्रीचेस हो रही हैं इन इंटरनल सिक्योरिटी, पर्टिकुलरली इन रिलेशंस टू ईरान। मतलब एक वाकया नहीं है, रिपीटेड ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं जिनमें कुछ वो बता रहे हैं, कुछ वो छुपा रहे हैं। और सबसे ज्यादा वाकयात किस हवाले से पेश आ रहे हैं? रिगार्डिंग ईरान। अभी रिसेंटली पिछले वीक वो बता रहे हैं कि एक और इंडिविजुअल जो है वो पकड़ा गया, इजरायली नेशनल है, और उसके ऊपर भी सिमिलर चार्जेस हैं। वो एक होटल का एम्प्लॉय है और तिब्रियास का रहने वाला है, और वो ईरान के लिए काम कर रहा था। और फर्दर पॉइंटिंग आउट अ पैटर्न ऑफ एंटी इजरायली ऑपरेशंस, यानी ये एक ऑपरेशन नहीं है, इस तरह के कई ऑपरेशन। अब देखें, होटल एम्प्लॉय जो वो ईरान ने हायर किया हुआ है, उनकी एयरफोर्स के, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी तक वो बता भी नहीं रहे। तो डिस्पाइट इजराइल की अटेम्प्ट्स के वो कंटेन करे पब्लिक कंसर्न को कि भाई सेटलर जो वो पूरी तरह से देख रहे हैं भाई हमारे ऊपर उनके ऑपरेशन हो रहे हैं। सक्सेसिव अरेस्ट जो हैं, यानी एक के बाद एक एजेंट जब पकड़ा जा रहा है, तो सेटलर्स के अंदर जब वो परेशानी फैल रही है, इजराइल कोशिश कर रहा है कि ना फैले, लेकिन गिरफ्तारी होती है तो वो कहते हैं अच्छा ईरान अभी भी कामयाब है। अ पैटर्न ऑफ इंटेलिजेंस फेलियर, भाई इंसल्ट भी तो हो रही है ना कि ईरान इतना कामयाब हो गया कि वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन कर रहा है, तो इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो साबित हो रहे हैं। अब ये लाइन आप सुनिएगा, दैट कंटिन्यू टू चिप अवे द मिथ ऑफ इजरायली इनवल्नरेबिलिटी। वो जो एक मिथ था कि इजराइल नाकाबिल तस्खीर है रिगार्डिंग इट्स इंटेलिजेंस, वो मिथ भी टूट रही है। हर एक नए वाकया उस मिथ को तोड़ रहा है और यह साबित कर रहा है कि नहीं, इजराइल को उसकी टक्कर का कोई मिला नहीं है। तो ईरान जो है उसने ये बहुत बड़ी कामयाबी जो हासिल की है। अच्छा, उधर देखिए वेनेजुएला हेल्स यूएस एंटी वॉर रैली स्लैम्स कैरेबियन मिलिटराइजेशन। बहुत बड़ा मुजाहरा, आज पहला मुजाहरा हुआ है, बहुत बड़ी कामयाबी है वेनेजुएला की। वेनेजुएला ने इस पर शुक्रिया अदा किया है और इसको सराहा है। कल प्रेसिडेंट मडोरो ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, मुज़ाकरात चाहते हैं, अमेरिका के लोग खड़े हो जाएं और इस जंग के खिलाफ। तो अमेरिका में आज पहला मुजाहरा हो गया। आप जरा अंदाजा करें, यानी ये कब ऐसा हुआ है? अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम, यू नेम इट, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जंग शुरू होने से पहले ही मुजाहरे अमेरिका में शुरू हो जाए। जंग होती है, साल 2 साल 4 साल गुजरते हैं, फिर मुजाहरे शुरू होते हैं। अभी जंग हुई नहीं, मुजाहरे पहले ही शुरू हो गए। तो इस बात का सबूत है कि अमेरिका के अंदर सेंटीमेंट इस वक्त क्या है। मैस एंटी वॉर डेमोन्स्ट्रेशन जो वो हुआ है व्हाइट हाउस के करीब, और वेनेजुएला ने इसको एक टर्निंग पॉइंट करार दे दिया है, और कि हमारे लिए जो ट्रांस नेशनल सोलिडारिटी है, यानी बाकी नेशंस कैसे हमारे साथ खड़ी हो रही हैं अगेंस्ट यूएस मिलिटराइजेशन इन कैरेबियन, और जो अमेरिका की इंटरवेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है कि दूसरों में जाकर टांग अड़ाना, मुदाखलत करना, तो उसके खिलाफ खुद ही लोग खड़े हो गए हैं। तो इसमें जनाब अली फौज के बाकी जो लोग हैं वो भी आए, यानी जो रिटायर्ड हैं, पीस एक्टिविस्ट इसमें थे, फेथ लीडर्स थे, यानी रिलीजियस पर्सनैलिटीज भी थी, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजर्स इसमें थे, और उन्होंने कहा कि अमेरिकन फोर्सेज जो है वो लैटिन अमेरिका से विड्रॉ करें और फॉरेन इंटरवेंशन जो है, गैर मुल्की जो मुदाखलत है उसको बंद करें, एंड द री एलोकेशन ऑफ द मिलिट्री स्पेंडिंग टू डोमेस्टिक फंड्स। देखें, ये बहुत बड़ी बात है। जो भी अमेरिकन लीडर इस सेंटिमेंट को इग्नोर करेगा, रिजल्ट न्यूयॉर्क इलेक्शन में आएगा। ट्रंप का आना ये अमेरिकन पब्लिक की जानिब से सिग्नल था सबसे बड़ा कि जनाब अली पैसा उधर नहीं इधर लगाएं। ट्रंप खुद जो इसी सेंटिमेंट के साथ जीत कर आया, उसने वही रिवायती पॉलिसी जारी रखने की कोशिश की, जिसका नतीजा न्यूयॉर्क में आया। अमेरिकन अवाम क्या चाहती है कि उनके फंड्स जंगों पर नहीं बल्कि डोमेस्टिक फंड्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में, सोशल प्रोग्राम्स में इस्तेमाल किए जाएं। कराकस बैक्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूएस फॉरेन पॉलिसी। वेनेजुएला ने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है। या आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितनी बड़ी बात है। ये तो अमेरिका है, मतलब इधर प्रोटेस्ट करवा रहा है, ये कर रहा है, तो ये तो एक जेन्युइन अपील थी, यानी ये कोई फंडेड प्रोटेस्ट तो नहीं है, अमेरिका तो फंडेड करवाता ना, तो ये तो एक जेन्युइन अपील थी अमन की, उस पर अमेरिका के लोग खड़े हुए हैं।
तो ये तो बहुत ही आप कह लें कि इसलिए उन्होंने इसको टर्निंग पॉइंट करार दिया कि अमेरिका के अंदर, ठीक है, नेतन्याहू ईरान के लोगों से खिताब कर रहा है कि बाहर निकलो और इस रजीम को गिरा दो, और फिर बाकायदा मिलिट्री अटैक करके हॉस्पिटल्स के ऊपर, जेलों के ऊपर, मीडिया हाउसेस के ऊपर क्योस फैलाने की कोशिश की जा रही है ताकि मुजाहरे शुरू हो जाए, हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और खिताब किया जा रहा है ईरान के लोगों से। यहां वेनेजुएला का सदर अमेरिकन से खिताब कर रहे हैं, एक अपील कर रहे हैं, और अमेरिकन खड़े हो गए। तो आप देखते नहीं है कि ये तारीख का धारा यहां पर बदला जा रहा है। तो अमेरिका के लोगों ने इस बात का मुजाहरा किया है कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं अमेरिका का जो ग्लोबल मिलिट्री एजेंडा है उनकी गवर्नमेंट का, और जो कि उनके नाम के ऊपर इंपोज किया जा रहा है। जैसे कहते हैं ना, ट्रम्प इंतजामिया कह रही है कि हम अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए ये कर रहे हैं, तो लोग तो इसके खिलाफ हैं। सो डिनाउंसिंग देयर ओन नेशंस वॉर मशीन, लोग अपनी ही उस यानी गवर्नमेंट की वॉर मशीन को रिजेक्ट कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये जो रिसोर्सेज यहां जंगों में जाया होने हैं, ये हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग एंड अदर जो वाइटल सोशल प्रोग्राम्स है उसमें लगाया जाए। देखें, एक एम्पायर है, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, अगर वहां पर लोगों का सेंटिमेंट ये पहुंच गया है कि पैसा इधर लगना चाहिए, तो आप सोचिए कि सूरत हाल किस नहज पर पहुंच गई है। और इधर ये रैली हो रही है, उधर से जो जेराल्ड फोर्ड है वो उधर पहुंचा है, अमेरिका का लार्जेस्ट। और इसके बाद देखिए ट्रंप की क्या स्टेटमेंट आई है। ट्रंप हिंट्स एट टॉक्स विद वेनेजुएला's मडोरो, कहता है मैं शायद वेनेजुएला के सदर के साथ बात करूं, मतलब अमेरिका बातचीत करे। तो पहली बात यह है कि ये डिसेप्शन भी हो सकती है, ठीक है ना, कि बातचीत के नाम पर हमला। दूसरी बात यह कि अगर ये जेन्युइन है तो फिर तो ये शिकस्त है। देखिए वो क्या बातचीत करना चाहते हैं मडोरो से, जिसे वो सबसे बड़ा दुनिया का विलन बताते हैं, आप उस पर बातचीत करना चाहते हैं। और इसी पिछले वीक के अंदर 3 सेशंस हुए हैं वेनेजुएला पर हमले के हवाले से, और मिलिट्री ऑप्शंस रखे गए। तो अगर वो सेशन करने के बाद जिसमें हमला डिस्कस हो रहा है, उसके बाद अगर वो नेगोशिएशंस की तरफ जाते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने ये असेस कर लिया कि अगर वो हमला करेंगे तो मतलूबा नताज नहीं निकलेंगे, तो ये शिकस्त नहीं तो और क्या है। मतलब आपने हमले की प्लानिंग की, मिलिट्री ऑप्शंस डिस्कस किए, उसके बाद हम नेगोशिएशन की तरफ चले गए, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अगर आप क्रैश कर सकते होते तो आप मुज़ाकरात करते। तो या तो ये है कि जैसे ईरान के साथ हुआ कि मुज़ाकरात के नाम के ऊपर हमला कर दिया गया, या तो ये वो है। और अगर ये जेन्युइन टॉक्स हैं तो फिर ये शिकस्त के अलावा कुछ भी नहीं है। और साथ ट्रंप साहब ने कहा है कि अगर एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करनी है तो कर दें, नथिंग टू हाइड, मैं तो कुछ छुपा नहीं रहा। यानी जब वो पूरा जोर लगा के जब वो नहीं रुक रही है और उस पर वोट होने जा रहा है, तो अब ट्रंप साहब कह रहे हैं मैं तो कुछ छुपाने के लिए कुछ है नहीं, तो रिलीज कर दें। और वेनेजुएला के हवाले से आप देखें कि अमेरिका ने जो पैसिफिक है, अब वहां पर कश्तियों पर हमले शुरू कर दिए ड्रग्स के हवाले से, ठीक है ना। यानी वेनेजुएला की जो डिप्लॉयमेंट है वो तो अटलांटिक है ना, यूरोप और बरआज़म अमेरिका के दरमियान जो ओशन है वो अटलांटिक है। तो बरआज़म अमेरिका से दूसरी तरफ आप देखते हैं और चीन की तरफ और वो सारा देखें तो वो पैसिफिक है। तो ये यानी दूसरी साइड के ऊपर जो है वहां पर अब उन्होंने हमले शुरू कर दिए। यूएस स्ट्राइक किल्स 3 इन न्यू अटैक इन द ईस्टर्न पैसिफिक, और एक्वाडोर रिजेक्ट्स ऑल प्रपोजल इन 2025 रेफरेंडम। 4 प्रपोजल रखे गए थे अमेरिकन सदर की जानब से, बेसिस का था आगे पीछे, और सारे उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, 4 के 4 रिजेक्ट कर दिए। एक्वाडोरियंस ओवरवेलमिंगली रिजेक्ट प्रेसिडेंट रेफरेंडम प्रपोजल्स, जिसमें अमेरिकन को जब अलाउ किया जाना था। तो एक बहुत बड़ा डिसाइसिव ब्लो हुआ है प्रेसिडेंट को, बहुत बड़ा धचका वहां पर भी पहुंचा है। तो ये एक बदलती हुई दुनिया है। बहरहाल ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।